हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिनॉप्सिस सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग सिनॉप्सिस प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ पीवाईक्यूज प्लस फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे ऑफ चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो इस लेक्चर में आई वुड स्ट्रांगली बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अपने साथ में कॉपी और पेन रखो और जो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तुमको लगते हैं साथ ही साथ नोट डाउन करते चलो। मेक श्योर करो लेक्चर देखते वक्त या फिर लेक्चर के एंड तक ऐसे नोट्स तैयार होने चाहिए जो हमको सीईटी के पहले दिन बहुत अच्छे से काम में आए, अच्छे से समझा सके हमको। ओके, सो चलो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फ्लूइड का। ओके, फ्लूइड क्या होता है? हर वो चीज जो फ्लो हो सकती है, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। ओके, तो अब फ्लो क्या क्या होता है दुनिया में? गैस फ्लो होती है, यस, बहती हवा सा था वो तो गैस थी ना, हवा जो बह रही थी, मतलब गैस इज अ फ्लूइड। दूसरा लिक्विड, पानी बहता है, तो अगेन लिक्विड इज ऑल्सो अ फ्लूइड। एक और स्टेट होता है प्लाज्मा, दैट इज ऑल्सो फ्लूइड, सो इंक्लूड्स लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। तीसरा, द शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज 0। मेरा सजेशन है, ये पॉइंट याद रखो, शेयर मॉड्यूलस वो मॉड्यूलस होता है जो लिक्विड के शेप को चेंज करता है ना। शेयर मॉड्यूलस जो है वो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शेयर मॉड्यूलस, है ना। तो फ्लूइड का शेयर मॉड्यूलस 0 होता है क्योंकि फ्लूइड का शेप आसानी से चेंज हो जाता है ना। सो फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। तो लिक्विड जो है वो कब फ्लो होगा? जब भी फोर्स या फिर प्रेशर ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट का मतलब क्या? लेंथ के हिसाब से चेंज होना, है ना। लेंथ के या फिर लेंथ के बजाय डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस के हिसाब से चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं फ्लूइड के बारे में, सभी लोग नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो होता ये है, ये अर्थ सरफेस है ना, ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस से लेके तो करीब करीब 400 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है ना। ये एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर की लेयर है ना। ये डिस्टेंस करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर है। ये नंबर पूछा नहीं जाएगा, बस याद रखो, ठीक है। हमने क्या करना है, ध्यान में रखो कि अर्थ के ऊपर एक एरिया कंसीडर करना है जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कंसीडर करना है और यहां से एक सिलेंडर इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? सिलेंडर। अब ये सिलेंडर में क्या रहेगा? हर वो चीज एटमॉस्फेयर में होती है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या होते हैं? गैसेस होती है ना। फिर बाद में वाटर वेपर्स होते हैं, ओके, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ये सारी चीजें होती है। तो ऐसे कई सारे आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब चीजें इस सिलेंडर में रहेगी, ठीक है। अब ये सिलेंडर में ये सब चीजों का वजन रहेगा, तो ये चीजों का जो वेट है, वो रहेगा, वो वेट को हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द वेट ऑफ वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम है, ऑफ कैसा? यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग अप टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना, ठीक है। खास बात यह है कि अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ and that is at the sea level and goes on decreasing as we go above the earth surface। ये पॉइंट आ सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा कहां होता है? कहां पे होता है? अर्थ सरफेस पे। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे माउंट एवरेस्ट पे, प्रेशर कैसा रहेगा? कम रहेगा। क्लियर विद दिस? याद रखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पी नॉट की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये जो वेट आएगा उसका वैल्यू करीब करीब इतना आता है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, दोनों एक ही चीज है। क्लियरली यहां पे हम लोग इसको नियरली लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 पास्कल, है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग 1 ATM। तो ये सारी बातें लिख के रख लो, ठीक है।
तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब ऐसा फ्लूइड जो कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता, ओके, या फिर जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है ना। हो सकता है प्रॉपर्टी आ जाए, फ्लूइड हुज डेंसिटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रेशर, दैट इज डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, पॉइंट लिख लो, ओके। नेक्स्ट, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी, है ना। एक आइडियल फ्लूइड जो होता है, इसमें भी एमसीक्यू आ सकता है कि इनमें से कौन सा आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है। इनकॉम्प्रेसिबल यानी क्या, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। दूसरा इररोटेशनल, जो रोटेट नहीं होता है, जो सीधा चलता है, मतलब स्मूथ फ्लो है, जिसका फ्लो स्मूथ है, यानी ऐसा जाते जाते रोटेट नहीं कर रहा है कहीं पे, टर्ब्यूलेंसेस नहीं है, ओके, विथ नो टर्ब्यूलेंसेस इन द फ्लो, ओके। तीसरा नॉन विस्कस, नॉन विस्कस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आगे इसी लेक्चर के एंड में। नॉन विस्कस यानी गाढ़ा, ओके, यानी जो गाढ़ा नहीं है। चौथा प्रॉपर्टी स्टेडी फ्लो होता है। स्टेडी फ्लो मतलब क्या, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेई का पीवाईक्यू है, जेई या नीट का पीवाईक्यू है ना। स्टेडी फ्लो यानी वो फ्लो होता है जिसमें वेलोसिटी हर पॉइंट पे कैसी होती है, कांस्टेंट। और आई गेस अपना सीईटी का भी पीवाईक्यू था। स्टेडी फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो उसका फ्लो कैसा होता है, उसके वेलोसिटी कैसी होती है स्टेडी फ्लो में, कांस्टेंट। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लोग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज रेस्ट पे स्टडी करते हैं, है ना। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक्स। सिंपल डेफिनेशन है ये तो, this was just a simple definition, hydrostatics, okay. now pressure of fluid, pressure of fluid यानी क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ओके। यानी किसी भी जगह पे फोर्स कितना लग रहा है देखो, अपॉन वो एरिया जिस पे वो फोर्स लग रहा है उससे उसको डिवाइड कर दो तो हमको मिलेगा प्रेशर। याद रखो, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, भले ही ऊपर फोर्स आया हो, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ओके। तो अदर यूनिट्स है इसके, 1 बार, बार इज 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टा पास्कल विच इज 100 पास्कल। ये वैल्यूज मैंने टेक्स्ट बुक से लिए हैं, तो टेक्स्ट बुक में है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मेरा सजेशन है तुम भी लिख के रख लो, हो सकता है एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जैसे, या फिल इन द ब्लैंक दिया रहेगा और नीचे एबीसीडी ऑप्शन दिए रहेंगे, वैल्यू आ सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो। सॉरी यहां पे थर्ड पॉइंट चाहिए था, थर्ड पॉइंट, हाँ डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस भी लिख के रख लो, ओके। ये हो गए डायमेंशंस, ओके। नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। हाँ देखो याद रखो, एक कॉलम है, कॉलम यानी क्या, सिलेंडर, है ना। ऐसा एक सिलेंडर है, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है। अब इसका हाइट है h, है ना, और ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी रो है, आजू बाजू वैक्यूम है ना। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा h रो g, है ना। तो ये जो बेस है, ये बेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है वो होगा h रो g, ठीक है। हाँ याद रखो, इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, साइड वॉल्स पे, साइड वॉल्स पे प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वो होगा हाफ एच रो जी, हाफ एच रो जी। साइड पे हाफ एच रो जी क्यों लगा, क्योंकि यहां पे प्रेशर 0 है, यहां पे प्रेशर एच रो जी है, तो पूरे वॉल पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज प्रेशर जो एक्सर्ट होता है साइड वॉल्स पे वो कितना होता है, हाफ एच रो जी। तो ये वैल्यू तुमको याद रखना है, बेस पे एच रो जी, साइड वॉल्स पे हाफ एच रो जी, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, expression for absolute pressure P at depth D below the surface of the liquid and at height H above the liquid surface. Okay, देखो ध्यान दो, यहां पे ये एक ऐसा लिक्विड है, ठीक है।
तो हो सकता है ये पानी भी हो, है ना, हम लोग इसको लिक्विड मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर है, तो इस पॉइंट पे जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, वहां पे प्रेशर पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हमारा एम क्या है, एच डेप्थ नीचे, ये पॉइंट पे, है ना, कितना डेप्थ नीचे, एच डेप्थ नीचे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, और इसका डेंसिटी है रो एल। रो एल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। तो यहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो होगा पी नॉट प्लस एच रो एल जी, ठीक है। तो जैसे जैसे पानी में नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है। अब वहां पे पी नॉट मतलब एटमॉस्फेयर का तो लग ही रहा है, प्लस उसके ऊपर जो पानी है उसका भी लग रहा है, तो टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, एच डेप्थ नीचे पी नॉट प्लस एच रो एल जी, ठीक है। सेम सिचुएशन है यहाँ पे। अब ग्राउंड है, यहाँ पे ये ग्राउंड है ना, पानी नहीं कंसिडर करते, ग्राउंड, ठीक है। अब हमारा एम है इस पॉइंट पे जिसकी हाइट है h, ओके। यहाँ पे d डेप्थ बोला था, d डेप्थ है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे, है ना, इसको मैं यहाँ पे d डेप्थ कर देते हैं, इसको d डेप्थ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा d रो एल जी, है ना, d डेप्थ है, ओके। अब h हाइट पे हमको प्रेशर निकालना है बेटा। यहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी मैंने सिखाया कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा पी नॉट माइनस एच रो एयर जी। व्हाट इज रो एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ एयर, याद रखना, ठीक है। समझ में आया सभी को, नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ गेज प्रेशर, है ना। तो अभी जो हम लोगों ने वैल्यू देखा था P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, ठीक है, एच रो एल जी देखा था। तो ये जो P है इसको हम लोग प्रेशर या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। तो गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर यानी क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर में से एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देना, ठीक है। तो गेज प्रेशर डेल्टा पी इज पी माइनस पी नॉट, है ना। तो अगर पी में से पी नॉट माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा एच रो एल जी, याद रखना, ठीक है, एच रो एल जी। सो ये हो गया फॉर्मूला फॉर गेज प्रेशर, ओके। एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर। पास्कल्स लॉ, हाँ देखो पास्कल्स लॉ के दो फॉर्म हैं, दोनों फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि दोनों फॉर्म हमारे सिलेबस के या फिर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिचुएशन है, ओके। अब यहां पे अपन ने एक लिक्विड भर के रखा है, ठीक। अब ये सपोज एरिया ए है, A1 है, और ये एरिया A2 है, ठीक है। अब सपोज यहां पे एक पिस्टन रखा है, यहां पे एक प्लेटफॉर्म रखा है ना। ये पिस्टन पे अपन ने फोर्स अप्लाई किया F1, तो इस जगह पे प्रेशर एक्सर्ट हो गया F1 बाई A1, ठीक है, F1 बाई A1 प्रेशर एक्सर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब पास्कल ये कहता है कि जितना प्रेशर यहां बढ़ाओगे उतना ही प्रेशर यहां पे एक्सर्ट होगा, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट किया तो, यानी अगर मैं यहां पे प्रेशर P बढ़ाता हूं तो इस लिक्विड के हर पॉइंट पे प्रेशर P बढ़ जाएगा। बात समझ में आई क्या? तुमको प्रेशर एक ही जगह बढ़ाना है, कितना प्रेशर बढ़ाना है, P बढ़ाना है, तो तुम जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना प्रेशर हर पॉइंट पे बढ़ेगा, लिक्विड के हर पॉइंट पे बढ़ जाएगा। तो यहां पे भी कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, P, तो ये ऊपर ढकेले जाएगा, तो इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा
F2। ठीक है, तो इक्वेशन अगर हम लोग लगाते हैं, P का यहां पे इक्वेशन कितना आया F1/A1 और यहां पे इक्वेशन कितना आया F2/A2। ठीक है, क्लियर। अगर A2 इधर चला गया तो F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2/A1। ये इक्वेशन हो गया पास्कल लॉ का। ठीक है, अब देखो यहां पे दूसरा स्टेटमेंट समझाता हूं। ये हो गया पहला, सीईटी के लिए याद रखना है। अब दूसरा, ठीक है, सपोज हमारे पास में एक ऐसा ट्यूब है, यू शेप का ट्यूब है। ठीक है, अब देखो यहां पे अपन ने क्या किया है ना, यहां पे दो लिक्विड भरे है ना, एक लिक्विड ऐसा भरा यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और दूसरा लिक्विड यहां तक भरा। ठीक है, अब सपोज ये वाला डेप्थ हमको पता है H1 है ना, और इसी लेवल पे मुझे ये डेप्थ भी पता है, लेट अस से कितनी है H2। इसकी डेंसिटी है ρ2 है ना, और इसकी डेंसिटी है ρ1 है ना। ये हमारे दो पॉइंट्स है A एंड B है ना। यहां पे प्रेशर कितना है P0, यहां पे भी प्रेशर कितना है P0। ठीक है, क्योंकि दोनों एयर के कांटेक्ट में है। तो पास्कल के हिसाब से सेम लेवल पे अगर दो पॉइंट्स हैं, सेम लेवल पे A और B अगर सेम लेवल पे पॉइंट्स हैं, तो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B अकॉर्डिंग टू पास्कल है ना। पास्कल के हिसाब से प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। व्हाट इज प्रेशर एट A? P0 प्लस H1 ρ1 G। व्हाट इज प्रेशर एट B? P0 प्लस H2 ρ2 G। P0 कैंसल, H1 ρ1 G इज इक्वल टू H2 ρ2 G, G कैंसल, तो H1 ρ1 इज इक्वल टू H2 ρ2। सिंपली अगर याद रखना है तो ऐसे याद रखो, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। ऐसा याद रखो, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिनता है। ओके, क्या गिनता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मैं तुमको शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ठीक है, देखो इस तरीके का ना एक कंटेनर होता है ना, जिसमें हम लोग बहुत सारा मर्क्यूरी भरते हैं। क्या भर देते हैं? मर्क्यूरी। ये जो ब्लू कलर से लिक्विड बना रहा हूं, ये बना रहा हूं मर्क्यूरी है ना। यहां पे ना हमारे पास में एक ऐसा बहुत बड़ा ट्यूब होता है, जनरली 1 मीटर का, 100 सेंटीमीटर का। इसके ब्रिम तक, ब्रिम यानी टॉप है ना, ब्रिम तक हम लोग मर्क्यूरी भरते हैं। इसमें भी मर्क्यूरी भरते हैं। ठीक है, ऐसा मर्क्यूरी भर दिया। ठीक है, फिर इसको उठा के यहां पे पलटा देते हैं हम लोग है ना, ऐसा पूरा उल्टा कर देंगे हम लोग इसको यहां पे। तो क्या होगा ना, कुछ मर्क्यूरी थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा और इसमें इस लेवल तक मर्क्यूरी रहेगा। ठीक है, कुछ लेवल तक कुछ मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा और इसमें कुछ लेवल तक मर्क्यूरी रहेगा। ठीक है, याद रखो ये जो खाली जगह है मर्क्यूरी बैरोमीटर में ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं टॉरिसेलिस वैक्यूम। क्या कहते हैं? टॉरिसेलिस वैक्यूम। और ये जो हाइट रहेंगी h, दिस इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ये क्या है? हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ठीक है,
अब ये जो हाइट रहेंगी उसके हिसाब से प्रेशर डिफाइन होगा। ओके, तो प्रेशर पी नॉट जो रहेगा वो रहेगा H रो एच जी जी। ठीक है, क्लियर। अब जनरली है ना, जनरली ये जो H है इसकी वैल्यू होती है 760 mm। ये जो हाइट आती है मर्क्यूरी की, जो हाइट आती है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो आती है 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर या फिर 0.76 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कहते हैं, इसको लिखने का एक और तरीका है 760 mm ऑफ Hg। क्यों लिखते हैं ऐसा 760 mm ऑफ Hg? कि भाई इस बैरोमीटर में जब तुम मर्क्यूरी भरोगे तो वो मर्क्यूरी कितना ऊपर उठेगा, 760 mm ऊपर उठेगा। ठीक है, उसकी हाइट कितनी रहेंगी, 760 mm। ओके, तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क करके रखो, ये आ सकता है कि अगर मैं यहां पे मर्क्यूरी के बजाय वाटर यूज करूं, इंस्टेंट ऑफ मर्क्यूरी अगर अपन क्या यूज करते हैं, वाटर, तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितना रहेगा बताना। हिंट है, पी नॉट की वैल्यू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 लो, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3 लो, जी का वैल्यू 9.8 लो। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके एच की वैल्यू बताओ। यही फॉर्मूला यूज करना है, बस एच जी के जगह रो एच जी की जगह रो डब्ल्यू आएगा। डेंसिटी कितनी है पानी की, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टॉर एंड बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो टॉर में होता है, सॉरी बार में होता है, वो होता है 1.013 बार या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 बार, लेकिन 1.013 ये बननी चाहिए था। टॉर में जो होता है वो होता है 760 टॉर में इट इज 760। ठीक, ओपन ट्यूब बैरोमीटर है ना, ओपन ट्यूब बैरोमीटर वो डिवाइस है जो हमको प्रेशर डिफरेंस देता है, प्रेशर डिफरेंस या फिर गेज प्रेशर देगा। ठीक है, ये ट्यूब कैसा दिखता है, ओपन ट्यूब बैरोमीटर देखो, ये इस तरीके का एक ट्यूब होता है। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं ना अपन, इनिशियली इसमें लिक्विड भर देते हैं। ठीक है, ऐसा लिक्विड भर देते हैं। ठीक है, अभी नहीं बताता हूं मैं। और ये जो एंड है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। तो यहां पे प्रेशर कितना है, पी नॉट। ओके, यहां पे वो गैस इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका प्रेशर मेजर करना है, प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, उसका प्रेशर लेटेस्ट से कितना है, P। अब यहां पे पहले लिक्विड था, है ना, ऐसा लिक्विड था। अब हुआ ये कि इधर से प्रेशर P लग रहा है, इधर से P नॉट लग रहा है। सपोज P बड़ा है P नॉट से, तो क्या होगा ना कि ये लेवल नीचे जाएगा, ये यहां से लेवल ऊपर आएगा, यहां से नीचे जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि P वॉज ग्रेटर देन P नॉट। तो इसीलिए इनके लेवल में यहां पे H का डिफरेंस है, लेवल में H का डिफरेंस है जो कि मेजर किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू गेज प्रेशर का फॉर्मूला P माइनस पी नॉट इज H रो एल जी। अब रो एल यानी क्या है, इस लिक्विड का डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि क्या है, रो एल है ना। H हम लोग देख के मेजर कर लेंगे, G की वैल्यू हमको पता है, तो प्रेशर डिफरेंस मेजर किया जा सकता है। ठीक है, P नॉट की वैल्यू पता है तो सब्स्टिट्यूट करके P की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये जो ओपन ट्यूब मैनोमीटर है ये हमको प्रेशर डिफरेंस देगा, पहले क्या देगा तुमको, प्रेशर डिफरेंस देगा। इसके वैल्यू से हमको पहले प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, उसमें P नॉट ऐड कर लो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, सभी ने नोट डाउन कर लिया, देख लो। अब एक क्वेश्चन आता है
कि इस ओपन ट्यूब मैनोमीटर में लो डेंसिटी क्यों यूज करना है, एक ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी कैसी है, कम, क्यों यूज करना चाहिए? ओके, क्योंकि अगर डेंसिटी कम रहेगी ना तो हाइट ज्यादा रहेगी। कैसे समझाता हूं, लार्जर लेवल डिफरेंस। मुझे एक बात बताओ, P माइनस पी नॉट की वैल्यू जो कि फिक्स्ड है वो किसके इक्वल है, एच रो एल जी। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, ये तो फॉर गिवन गैस कांस्टेंट ही रहेंगी ना, और जी भी क्या है, कांस्टेंट। तो कैन आई से दैट एच इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो एल, है ना, हाइट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जितनी कम रहेंगी डेंसिटी उतनी ज्यादा हाइट रहेंगी, लार्जर लेवल डिफरेंस। और उससे क्योंकि जितनी ज्यादा लेवल का डिफरेंस रहेगा मेजर करना आसान रहेगा ना, तो दस इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रेशर मेजर्ड यूजिंग द मैनोमीटर, है ना, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी से हम लोग प्रेशर मेजर कर पाएंगे। क्लियर विद दिस? ओके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, है ना। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमेशा याद रखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसे होते हैं ये, अट्रैक्टिव। हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ कोहेशन और कोहेसिव फोर्स। ये वो फोर्सेस होते हैं जो दो सेम प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, है ना, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। यानी वाटर वाटर, है ना, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, है ना, केरोसिन केरोसिन, मर्क्यूरी मर्क्यूरी, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो कौन से फोर्सेस होते हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन या फिर कोहेसिव फोर्स, है ना। ये हमेशा सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होते हैं और लिक्विड्स में हमेशा वीकेस्ट होते हैं। ओके, हाँ, सॉलिड्स हैविंग डेफिनाइट शेप, क्यों, ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेशन। गैसेस हैविंग नो डेफिनाइट शेप बिकॉज these are cohesive forces are weakest in gases. Small drops of liquid coalesce to form large drop are all due to cohesive forces. यानी छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके बड़े ड्रॉप जब बनते हैं उसका रीजन भी क्या है, कोहेसिव फोर्सेस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये भी टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है ना, कि सॉलिड्स के पास में डेफिनाइट शेप किन कारण से होता है, तो उसका ऑप्शन जो रहेगा कोहेसिव फोर्स। गैसेस के पास में डेफिनाइट शेप क्यों नहीं होता है, कारण क्या रहेगा, कोहेसिव फोर्स। लिक्विड ड्रॉप्स कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, जो स्मॉल ड्रॉप से कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बना रहे, कारण क्या है, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ एडेशन, फोर्स ऑफ एडेशन यानी क्या, ऐसा फोर्स जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ एडेशन। ओके, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अभी देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम प्रकार के मॉलिक्यूल्स है तो कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं, अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स है तो अडेसिव फोर्स लगा रहे हैं। तो नहीं, ये इसका कोहेसिव फोर्स या अडेसिव फोर्स जो लगा रहे हैं ये एक पर्टिकुलर दूरी तक ही लगा रहे हैं। तो ये दूरी जहां तक इसका फोर्स इफेक्टिव है वो डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो रेंज हर साइड में रहेंगे उसके, ठीक है, हर साइड में रेंज रहेगी, ठीक है। तो क्या रहेगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मॉलिक्यूल अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, है ना। जो मैक्सिमम दूरी है जहां तक उसका फोर्स लगता है, ये चार डायरेक्शन में ही, सभी डायरेक्शंस में होता है, 3D में इमेजिन कर लो, ठीक है। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -9 मीटर। ये वैल्यू याद रखना, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, पावर याद रखो -9। ओके, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब मॉलिक्यूल को सेंटर में रखा और रेंज को रेडियस लिया, रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस लेके एक स्पीयर बनाया, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे और ये उन सभी मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना। एन इमेजिनरी स्पीयर with molecule at its center and radius equal to molecular range is called as sphere of influence of the molecule, ठीक है। Now the intermolecular force is effective only within the sphere of influence, है ना। सारे फोर्सेस ये स्पीयर के अंदर ही लगते हैं, ये स्पीयर के बाहर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पे
कोई भी मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है। सरफेस फिल्म, ओके, अब देखो सरफेस फिल्म क्या है? अ लेयर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड हुज थिकनेस इज इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। समझाता हूं, है ना, देखो ऐसा कंटेनर है, उसमें ये ऐसा लिक्विड भरा है, ठीक है। अब ये जो ऊपर की लेयर है, ऊपर की लेयर है ना, जिसकी थिकनेस किसके इक्वल है? रेंज के इक्वल है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के इक्वल है, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस फिल्म। ओके, क्लियर? अब खास बात होती है ये सरफेस फिल्म के, याद रखो इसी के साथ में पॉइंट में याद रखो, इस सरफेस फिल्म के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स इन सरफेस फिल्म आर acted upon by force of surface tension, ठीक है। ये सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब पे एक फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो याद रखना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन उन्हीं मॉलिक्यूल्स पे लगता है जो किस में होते हैं? सरफेस फिल्म में होते हैं। और सरफेस फिल्म की थिकनेस कितनी होती है? रेंज के इक्वल होती है। किसके इक्वल? रेंज के इक्वल, ठीक है। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड वो सरफेस होती है जिसके जो एक भी शेयर स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं करती, जो कुछ भी शेयर स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं करती। ये डेफिनेशन थी टेक्स्ट बुक में, मैंने इसीलिए लिख के दिया, हो सकता है इस पे क्वेश्चन बन जाए कि वो कौन सी जगह होती है लिक्विड में जो कोई भी शेयर स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं करती, है ना, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर स्ट्रेस, तो दैट थिंग इज नोन एज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। या फिर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की खास बात क्या होती है? इसके ऊपर कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं लगता है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, शेयर स्ट्रेस हमेशा शेप चेंज करेगा, ठीक है। इट बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। जो फ्री सरफेस होता है वो किसके जैसे बिहेव करता है? स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पे कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, इसीलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन क्या है? इमेजिन करो एक ऐसा बकेट है, उसके ऊपर ये मॉलिक्यूल्स, ये लेयर अपन ने पानी, उसके अंदर ये पानी भर दिया, ठीक है। इसको ऊपर से देखने पे तो ये जो सरफेस है वो ऐसा दिखेगा। ऊपर से देखेंगे, बकेट को ऊपर से देखा तो क्या दिखा हमको? एक सर्कल। अब ये सर्कल पे इमेजिन करो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका लेंथ कितना है? L है, L लेंथ के, इमेजिनरी लेंथ है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स दिखेंगे नहीं। इमेजिन करो L लेंथ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स कहां के हैं बेटा? ये मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस फिल्म के। कहां के? सरफेस फिल्म के। मैंने तुमको पहले ही समझाया, इन मॉलिक्यूल्स पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है बेटा इन पे? फोर्स। और ये जो फोर्स लग रहा है लेट अस से F लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? F। जब यही फोर्स को तुम, है ना, ये जो फोर्स है ना, फोर्स को तुम लेंथ से डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा फोर्स ड्यू टू, सॉरी, तुमको मिलेगा सरफेस टेंशन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसका SI यूनिट जो है वो है न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट यह आता है डाइन पर सेंटीमीटर। इसके डायमेंशंस आएंगे M1 L0 T-2, ठीक है। याद रखो these dimensions are similar to the dimensions of, है ना, similar to the dimensions of force constant, है ना, यानी फोर्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वही डायमेंशन किसका होता है? सरफेस टेंशन का होता है, याद रखना, ठीक है।
और एक बात इसमें याद रखना है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, है ना, हर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। जैसे वाटर का सरफेस टेंशन अलग है, लिक्विड केरोसिन का अलग है, मर्क्यूरी का अलग है ना। अब ये किस पे डिपेंड करता है वो सब आगे पढ़ेंगे अपन, ये लेकिन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इतनी बातें सरफेस टेंशन में लिख के रख लो। सरफेस एनर्जी, अब मैंने तुमको कहा था जो मॉलिक्यूल्स है ना कहां के हैं, सरफेस फिल्म के, है ना, इनको वहां रखने के लिए वर्क करना पड़ता है, ना, उनको वहां रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और ये जो वर्क करना पड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सरफेस एनर्जी। समझ में? अब सरफेस एनर्जी को हम लोग डीई से डिनोट करते हैं। ओके, सरफेस एनर्जी लिक्विड की प्रॉपर्टी हो गई, सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी हो गया, तो इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए, है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन जो होता है वो होता है डीई इज इक्वल टू टी डी ए। याद रखना, टी इज इक्वल टू डीई बाई डी ए, ये भी एक है, या फिर T इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी ए, ये भी एक है। तो ऐसे तुमको 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ये फॉर्मूले से ही सरफेस टेंशन का यूनिट आता है जूल पर मीटर स्क्वायर, ऊपर वाले का यूनिट जूल, नीचे वाले का मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का वर्क, सॉरी रिलेशन। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन बहुत सारे हैं, एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहला, पेंट्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का सरफेस टेंशन कम रखते हैं ताकि वो फैल पाए, है ना, सो दैट दे कैन स्प्रेड इजीली, है ना। एमसीक्यू में आ सकता है, ऑयल्स और पेंट्स का सरफेस टेंशन कैसा रखते हैं, कम रखते हैं। दूसरा, जो ग्रीस्ड रेजर ब्लेड है वो पानी पे फ्लोट करता है, कारण क्या है, सरफेस टेंशन, फ्लोट कर पाता है रेजर ब्लेड। वाटर स्पाइडर कंफर्टेबली वॉक करता है स्टिल वाटर पे, है ना, पानी पे वो फटाफट चल सकता है, हम नहीं चल सकते। क्यों चल सकता है वो, ड्यू टू सरफेस टेंशन। फ्री लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स ऑलवेज हैव स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज लिक्विड मिनिमम एरिया रखने का कोशिश करती है। और ऐसा क्यों करती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। और सबसे मिनिमम एरिया किसका होता है, स्पीयर का होता है। फॉर गिवन वॉल्यूम सबसे कम एरिया किसका होता है, स्पीयर का। जो ब्रश होते हैं उसके जो ब्रिसल्स हैं लिक्विड से जब बाहर निकलते रहते चिपक जाते, है ना। जो पेंटिंग के ब्रश होते हैं उसको पानी में डालो और बाहर निकालो तो उसके जो ब्रिसल्स है, जो धागा बाल होते हैं लिक्विड, उसके बाल बोलते हैं ना उसको, वो चिपक जाते हैं। क्यों, सरफेस टेंशन की वजह से। ऑयल कोल्ड वाटर पे स्प्रेड हो जाता है लेकिन हॉट वाटर पे ड्रॉप जैसे रहता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ये भी याद रखना, ठीक है। एंड लास्टली, द एंड्स ऑफ अ ग्लास ट्यूब बिकम्स राउंड ऑन हिटिंग, ये भी किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, नोट डाउन करके रख लो, हो सकता है आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर। सोप बबल के लिए 8 पाई आर स्क्वायर टी, है ना। सोप बबल का रेडियस अगर बढ़ाना है तो वर्क डन है 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू टी, ठीक है, क्लियर। अब अगर एयर बबल या लिक्विड ड्रॉप है तो वर्क डन जो है वो है 4 पाई आर स्क्वायर टी, 4 लगा यहां पे, और इसके लिए क्या आएगा 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू टी, ठीक है।
फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन ऑफ वेरियस बॉडी, सर्कुलर थिक रिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है F दैट इज इक्वल टू 4 पाई RT, थिन रिंग थिक रिंग के लिए 2 पाई RT, थिन रिंग के लिए 4 पाई RT, सर्कुलर प्लेट डिस्क के लिए 2 पाई RT, ठीक है। स्क्वायर फ्रेम के लिए 8TL, L उसका साइड हो गया, ठीक है। स्क्वायर प्लेट के लिए 4TL है ना। रेक्टेंगुलर फ्रेम के लिए इट इज 4T ब्रैकेट में L प्लस बी, L उसका लेंथ, B उसका ब्रेथ। रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए ट्वाइस T L प्लस बी, ठीक है। इसमें एक मिसिंग है, वो मैं लिख देता हूं यहां पे, नीडल या फिर वायर, है ना, वायर या फिर नीडल। उसके लिए जो फॉर्मूला है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का दैट इज ट्वाइस TL, L उसका लेंथ है, ठीक है। ये नोट डाउन करके रख लो। तो ये वैल्यूज बहुत बार यूज हुए हैं, तुमने PYQs में देखा होगा। वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस R इनटू n इक्वल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, क्लियर। एक ड्रॉप को हम लोग किस में कन्वर्ट किए, ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। इसका रेडियस R है, इसमें हर एक का रेडियस स्मॉल r है, ऐसे n ड्रॉप्स हैं। याद रखो सबसे पहला फॉर्मूला जो इसके अंदर याद रखना है हमको, वो है कैपिटल R रेडियस ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इनटू स्मॉल r, ठीक है। ये वैल्यू याद रखना। और जो वर्क डन है उसके 4 फॉर्मूलेज है जो काफी बार 2023 के PYQs में पूछे गए थे, वो चारों फॉर्मूले मैं लिख देता हूं यहां पे। पहला फॉर्मूला वर्क डन का, लिक्विड ड्रॉप है ना, लिक्विड ड्रॉप के लिए 4 पाई T n R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। दूसरा 4 पाई R स्क्वायर T, है ना। तो ये जो फॉर्मूला आएगा यहां पे आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, अगर कॉमन निकाला तो n माइनस n टू द पावर 2/3, और अगर कैपिटल R स्क्वायर कॉमन निकाला तो आ जाएगा n टू द पावर 1/3 माइनस 1, और अगर R क्यूब कॉमन निकाला तो आएगा 1/r माइनस 1 कैपिटल R, ये माइनस है, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूलेस याद रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें जो तुमको याद रखना है, वो है सबसे पहली बात, है ना, सबसे पहली बात, ड्रॉप से ड्रॉपलेट में जब कन्वर्ट करते हैं तो ड्रॉपलेट्स का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है, तो सरफेस एरिया इंक्रीजेस, है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये सिस्टम को अपना एरिया इंक्रीज करना है तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग या फिर एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरमेंट, ठीक है। सब नहीं लिखते बैठूंगा, लिख लो यहाँ पे, है ना। अब अगर उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब होंगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, है ना, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस, क्योंकि तुम उसमें से एनर्जी निकाल रहे हो ना, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस, ठीक है। समझ में आया सबको? तो ये कॉन्सेप्ट लिख के रख लेना है, वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ ड्रॉप। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, यानी ये प्रोसेस उल्टा हो गया, है ना।
यानी ड्रॉपलेट्स जो है ये कंबाइन होकर ड्रॉप बना रहे। तो ये सारे फॉर्मूलेज वैसे के वैसे रहेंगे, बस यहां चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। तो यहां पे इंक्रीजेस के बजाय डिक्रीजेस आएगा, एब्जॉर्ब के बजाय रिलीज्ड आएगा, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस के बजाय इंक्रीजेस आएगा, है ना। रिलीज्ड या फिर लिबरेटेड, लिबरेटेड भी दूसरा वर्ड है इसके लिए, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये चेंजेस कर लेना याद से, ओके। बाकी ये फॉर्मूलेज वैसे के वैसे हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओके। 2 or more liquid drops form a single drop when brought in contact with each other, okay। जब दो मर्क्यूरी ड्रॉप्स, है ना, सिंगल ड्रॉप जैसे उनको कांटेक्ट में लाएंगे वो क्यों कंबाइन होंगे एक ड्रॉप में, उसका कारण देखो, सरफेस एनर्जी जो है ड्रॉप का वो सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉपलेट से कम है, ओके। तो इसीलिए क्या होगा, एज एवरी सिस्टम ट्राइज टू अटेन अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, the drops of mercury when brought in contact with each other form a single drop, क्योंकि सिंगल ड्रॉप का एनर्जी कम है ना रे बेटा, और हर सिस्टम मिनिमम एनर्जी का स्टेट अचीव करने का कोशिश करती है ना। देखो इसको ना ऐसा विजुअलाइज कर लो, बहुत सारे ड्रॉप जो है ना, इनकी सरफेस एनर्जी ज्यादा है, और एक सिंगल ड्रॉप, है ना, पूरे ड्रॉप की सरफेस एनर्जी कम है, ठीक है। तो जब भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आते हैं, है ना, तो वो कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, ओके क्लियर। क्यों, क्योंकि जब वो कंबाइन होंगे एक बड़ा ड्रॉप बनेगा जिसकी सरफेस एनर्जी कम रहेगी, और हर सिस्टम कोशिश करती है कि एक मिनिमम एनर्जी अचीव करे, और मिनिमम एनर्जी किसकी है, ड्रॉप या ड्रॉपलेट, ड्रॉप की, ड्रॉपलेट्स की नहीं, ओके। इसलिए ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके क्या बन जाते हैं, ड्रॉप। शेप ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना। अब इसमें याद रखो, अब ऐसा लिक्विड, है ना, विच जिसके अंदर अधेसिव फोर्सेस ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस, है ना, जिनके अधेसिव फोर्सेस ज्यादा रहेंगे कोहेसिव फोर्सेस से, या फिर ऐसा लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड, है ना। एग्जाम्पल केरोसिन, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड में शेप ऐसा रहेगा फ्री सरफेस का, ऐसा, है ना। तो इसको ये सरफेस को बोलते हैं कॉन्केव अपवर्ड, ये सरफेस को क्या बोलते हैं, कॉन्केव अपवर्ड, है ना। मैं यहां लिख दूं क्या, कॉन्केव अपवर्ड, यानी ऊपर के तरफ कॉन्केव शेप है, ओके। दूसरे प्रकार का लिक्विड जिसमें Fa Fc से कम रहेंगे, अधेसिव फोर्सेस कम रहेंगे, कोहेसिव ज्यादा रहेंगे, ऐसा लिक्विड जो होता है ये होता है डज नॉट वेट द सॉलिड वाला, जो सॉलिड को बिल्कुल भी गीला नहीं करता, और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है मर्क्यूरी, ठीक है। तो मर्क्यूरी अगर हम लोग कंटेनर में लें तो मर्क्यूरी ऐसा हो जाता है, उसका ऐसा शेप होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड्स या फिर कॉन्वेक्स अपवर्ड, ठीक है। तीसरे प्रकार का लिक्विड जिसमें Fa Fc से कई गुना ज्यादा होते हैं, मतलब Fc बहुत कम होता है, Fa बहुत ज्यादा होता है, ऐसा लिक्विड जो होता है इट कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, है ना। इसका एग्जाम्पल है वाटर,
और वाटर के लिए फ्री सरफेस प्लेन होता है, प्लेन। ठीक है, तो ये फ्री सरफेस का कंसेप्ट याद रखना, कौन से लिक्विड के लिए कैसा फ्री सरफेस होता है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट एंगल है किसके किसमें के बीच में? टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेजर्ड विद इन द लिक्विड। समझाता हूं, देखो पहला जो लिक्विड हमने पढ़ा था वो ऐसा था, है ना, वो था केरोसिन। दूसरा जो लिक्विड पढ़ा था हम लोगों ने वो पढ़ा था मर्क्यूरी, और तीसरा जो लिक्विड पढ़ा था वो पढ़ा था हमने वाटर। ठीक है, अब हर एक को अपने को बनाना है टेंजेंट। ये फ्री सरफेस है, इसको टेंजेंट ऐसा बनेगा। ये फ्री सरफेस है, इसको टेंजेंट ऐसा बनेगा। ये फ्री सरफेस है, इसको टेंजेंट ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहां पे हमको देखना है सरफेस ऑफ सॉलिड। ये जो है ये है सरफेस ऑफ सॉलिड, ये जो है ये है सरफेस ऑफ सॉलिड, और ये जो है ये क्या है? सरफेस ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब ये जो एंगल रहेगा यहां पे, जो अपन अंदर के तरफ मेजर करेंगे, अंदर के साइड में, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट मेजर्ड विद इन द लिक्विड। ये जो एंगल रहेगा यहां पे, ये रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, और यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री है ना। तो इस केस में जो थीटा होता है वो एक्यूट होते हैं, इस केस में थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज होते हैं, इस केस में थीटा जो है 0 होता है। ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज अपन ने पिछले ही स्लाइड पे लिखी थी, तो उसके नीचे लिख दो, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहता, ऑब्ट्यूज रहता या 0 रहता। ठीक है, क्लियर? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 से लेके 180 तक हो सकता है, 0 से लेके 180 तक हो सकता है। ओके, हाँ, लेकिन ये वाले लिक्विड के लिए 0 से लेके 90, ये वाले लिक्विड के लिए 0 से लेके मोर देन 90 ऑब्ट्यूज यानी मोर देन 90। ठीक है, क्लियर? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन था, कॉन्सेप्ट था। अब कंडीशन फॉर 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो कंडीशन फॉर 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होती है? अभी हम लोगों ने देखा कि जब FA इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन FC, तो जो कंडीशन होती है दैट इज क्लियर, द कंडीशन फॉर 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए कंडीशन क्या है। एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए, है ना, FA ज्यादा चाहिए FC से, है ना, तो जो FA है वो FC/√2 से ज्यादा चाहिए। ये अपने बोर्ड्स के बुक में कंडीशन दी है। अभी इसको एक्सप्लेन करते नहीं बैठ सकता हूं मैं, क्योंकि ये सिनॉप्सिस लेक्चर है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट्स मुझे तुमको बताने हैं। तो ये हो गई कंडीशन फॉर एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो कंडीशन है वो है कि FA की वैल्यू FC/√2 से कम होनी चाहिए। व्हाट इज FA? अधेसिव फोर्सेस। व्हाट इज FC? कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, ओके, ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, जो मैंने लिखा था वही। ठीक है, वर्किंग ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट, है ना, सभी को पता है कि घर की छत जब गलती है तो हम लोग वाटर प्रूफिंग करते हैं। तो वाटर प्रूफिंग का वर्किंग कैसे होता है? जब हम लोग वाटर प्रूफिंग एजेंट मिलाते हैं, जैसे डॉक्टर फिक्सिट वगैरह होता है, ये अगर मिलाते हैं तो ये करता क्या है? सरफेस टेंशन बढ़ा देता है। ओके, सरफेस टेंशन बढ़ाने से क्या होगा कि जब लिक्विड का सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर हमेशा लिक्विड के ड्रॉप बनेंगे, लिक्विड स्प्रेड नहीं होगा, उसके ऊपर ड्रॉप बन के वो फ्लो हो जाएगा। ओके, इट चेंजेस द एंगल ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम एक्यूट टू ऑब्ट्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, है ना। वाटर प्रूफिंग हो सकता है MCQ आ जाए कि वाटर प्रूफिंग एजेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट को कैसा चेंज करते हैं, वो एक्यूट से ऑब्ट्यूज बनाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, सरफेस के ऊपर वाटर प्रूफ जब हुआ, है ना, तो वाटर के क्या बनेंगे? ड्रॉप्स बनेंगे, और वो स्प्रेड नहीं होगा,
और ड्रॉप बनने के बाद में वो सरफेस वो जो वाटर है वो कभी भी गीला नहीं करेगा, क्योंकि इसके ड्रॉप बन जाएगा ना, वो फैला तो गीला करेगा, लेकिन क्योंकि फैल ही नहीं रहा है तो गीला नहीं होगा। समझ गए? तो इसीलिए वाटर प्रूफिंग एजेंट काम में आते हैं, है ना। सरफेस अगर गीला ही नहीं होगा तो कभी गलेगा क्या वो सरफेस से पानी? नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट, है ना, किस तरीके के सॉलिड लिक्विड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक है मर्क्यूरी, एक है ग्लास, तो इसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अलग है। मर्क्यूरी और प्लास्टिक के लिए अलग है, वाटर ग्लास के लिए अलग है, वाटर प्लास्टिक के लिए अलग है ना। तो नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट। इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन द लिक्विड, है ना। तीसरा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस इट्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, याद रखना। ओके ओके, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर गिवन सॉलिड लिक्विड, है ना। फॉर गिवन सॉलिड लिक्विड इंटरफेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदला या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज होता है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ, इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, है ना। लिक्विड के सरफेस टेंशन पे क्या फर्क गिरेगा? सबसे पहला, सोल्यूबल इंप्यूरिटीज हमेशा इंक्रीज करेंगे सरफेस टेंशन, पार्शियली सोल्यूबल या इनसोल्यूबल इंप्यूरिटीज हमेशा डिक्रीज करेंगे सरफेस टेंशन, याद रखना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सोल्यूबल इंप्यूरिटीज हमेशा डिक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते हैं, और पार्शियली सोल्यूबल या इनसोल्यूबल हमेशा डिक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर में याद रखो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, है ना। एक्सेप्शन है मोल्टन कॉपर, मोल्टन कैडमियम, है ना। ये दोनों एक्सेप्शन है, इनके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर, अभी हम लोगों ने देखा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर थीटा इक्वल टू थीटा सी सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो ये जो टेम्परेचर है थीटा सी, इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे सरफेस टेंशन कितना हो जाता है? 0। एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे एक्सेस प्रेशर कितना होता है? ये फ्री सरफेस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब तुम बोलोगे सर बी तो लिक्विड के नीचे, बहुत नीचे नहीं है, जस्ट नीचे। तो जो एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर यानी प्रेशर डिफरेंस, है ना, वो कितना है यहाँ पे? 0। ओके, ये याद रखना, क्लियर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड सोप बबल। लिक्विड ड्रॉप के लिए जो एक्सेस प्रेशर होता है पी आई माइनस पी नॉट, वो होता है 2t बाई आर। आर उसका रेडियस, टी उसका सरफेस टेंशन। और सोप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट इज 4t बाई आर, टी उसका सरफेस टेंशन, आर उसका रेडियस, ठीक, क्लियर, याद रखना। हाँ, इसको हम लोग लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन,
ठीक है। सरफेस टेंशन अंडर डिफरेंट ग्रेविटी कंडीशन, ये एमसीक्यू के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखो। देखो, लिक्विड टेंड्स टू स्प्रेड मोर वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज डोमिनेंट ओवर सरफेस टेंशन, यानी जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, सरफेस टेंशन का फोर्स कम होता है, तो वहां पे लिक्विड क्या करेगा, स्प्रेड, है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड लिक्विड कम स्प्रेड होगा और ड्रॉप्स बनाएगा, कब, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, जैसे कि स्पेसेस लाइक सरफेस टेंशन और लूनार स्पेस। इसलिए तुम देखो कि तुमने शायद ऐसे वीडियोस देखे होंगे जब एस्ट्रोनॉट्स पानी पी रहे स्पेस के अंदर, तो पानी के क्या बने हैं, ड्रॉप, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स का डोमिनेंस कम होता है, सरफेस टेंशन का डोमिनेंस ज्यादा होता है, तो उस केस में सरफेस टेंशन क्या बनाता है, ड्रॉप्स बनाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको फैला देता है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम या न के बराबर होता है, इसलिए वो फैलते नहीं है, उसके क्या बनते हैं, ड्रॉप्स। वीडियो तुम देख सकते हो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, एस्ट्रोनॉट्स पानी पीते हुए, ओके, पानी पीते हुए, ओके। चल नेक्स्ट, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब यानी क्या, एक ऐसा ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत छोटा है ना, करीब करीब 1 mm है, एंड ओपन एट बोथ द एंड्स इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब, ओके। एक्सप्रेशन फॉर राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी, है ना, जब भी एक कैपिलरी ट्यूब को, है ना, एक कंटेनर में रखा जाएगा जिसके अंदर लिक्विड है ना, है ना, मुझे बताओ ये शेप पर से मैंने कौन सा लिक्विड बनाया, मैंने कौन सा लिक्विड बनाया, यहां पे ऐसा लिक्विड बनाया विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड। कैसे पता चला, सरफेस ऐसा है ना, सो ये लिक्विड कैसे है, पार्शियली वेट करने वाला है, पार्शियली वेट्स द सॉलिड, है ना। इसके लिए क्या क्या बातें बताई थी मैंने तुमको, थीटा एक्यूट है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, FA इट इज ग्रेटर देन FC होता है, तो हमेशा ये लिक्विड याद रखना, ये राइज होगा, ठीक है। कितना राइज होगा, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G। R इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, रो इस लिक्विड का डेंसिटी है, T इस लिक्विड का सरफेस टेंशन है, यानी दो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, रो डेंसिटी, T सरफेस टेंशन, ठीक है। थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये तीसरी प्रॉपर्टी है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक और तरीके का लिक्विड बना देता हूं, यहां पे ट्यूब ऐसा, ठीक है, इसके अंदर हम लोग वो लिक्विड लेंगे जिसका मेनिस्कस ऐसा है, ठीक है। तो ये फॉल होगा, ये लिक्विड फॉल होगा, ठीक है। ये लिक्विड की खास 4 बातें लिखेंगे यहां पे अपन। ये लिक्विड डज नॉट वेट है, ठीक है, डज नॉट वेट द सॉलिड। इसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज रहेगा, FA FC से छोटा रहेगा, और यहां पे लिक्विड हमेशा फॉल करेगा, है ना। तो यहां पे भी फॉल H होगा, उसका फॉर्मूला ये भी है, यही है। इसके लिए भी सरफेस टेंशन T, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, डेंसिटी रो, ये सब लिक्विड के प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज नोन एज हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। स्टेडी फ्लो, स्टेडी वो फ्लो होता है जिसमें प्रेशर और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, याद रखना, प्रेशर भी और वेलोसिटी भी कांस्टेंट। एमसीक्यू इस पे आया हुआ है PYQ में, PYQ इसका है, ठीक है।
स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो होता है जिसमें लेयर्स मूव करती है एक लेयर के ऊपर, यानी लेयर लेयर के फॉर्म में मूवमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें इर्रेगुलर और स्टेडी फ्लो होता है लिक्विड का, यानी कहीं पे लिक्विड का फ्लो ज्यादा है, कहीं पे लिक्विड का फ्लो कम है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो, है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसके बाद में, है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या बन जाता है, टर्बुलेंट फ्लो। ओके, और ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स नाम के हिसाब से, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट के हिसाब से कि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो होती है आर एन इटा रो डी। आर एन यानी रेनॉल्ड्स नंबर है, वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी है, इटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो यानी डेंसिटी है फ्लूइड की, डी यानी डायमीटर है ट्यूब का डायमीटर। ये फॉर्मूला एमसीक्यू में बोर्ड्स के आ चुका है, बोर्ड्स के एमसीक्यू में आ चुका है ये फॉर्मूला, तो ये याद रखना, ठीक है, क्लियर। रेनॉल्ड्स नंबर, अब ये जो फॉर्मूला है इसी से रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया, वीसी रो डी अपॉन एटा। ओके, एक्चुअली ये फॉर्मूला आया था बोर्ड्स में, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला बताओ, सारी वैल्यूज वही है जो हमने बताया था, है ना, बट इसके अंदर हमको याद रखना है कि ये एक नंबर है, प्योर नंबर, इसका डायमेंशन नहीं है ना, और ना ही इसका कोई यूनिट है ना, लेकिन इसके कुछ वैल्यूज हैं जो हमको याद रखना पड़ता है, वो है इफ वैल्यू ऑफ आर एन इज लेस देन 1000 देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन और लैमिनार, ठीक है। और अगर ये 1000 से ज्यादा है, 2000 से ज्यादा, 1000 से कम यानी स्ट्रीमलाइन, 2000 से ज्यादा यानी टर्ब्यूलेंट, और 1000 से 2000 के बीच में मतलब लिक्विड का फ्लो चेंज हो रहा है स्ट्रीमलाइन टू टर्ब्यूलेंट। ओके, ये वैल्यूज बोर्ड्स के बुक में दिए हैं, तो ऐसे के ऐसे याद रखना जरूरी है, ठीक है। विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब दो लेयर्स मूव करती हैं तो नीचे की लेयर ऊपर के लेयर के मोशन को क्या करती है, अपोज करती है ना। तो ये ड्रैगिंग फोर्स जो कब एक्सपीरियंस होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स, यानी एक तो ऊपर की लेयर मूव कर रही है नीचे के लेयर के हिसाब से, या दोनों मूव कर रही है एक दूसरे के हिसाब से, तो जो नीचे की लेयर है वो ऊपर के लेयर पे एक मोशन को अपोज करने वाला फोर्स लगाती है, यानी फ्लो अगर इधर है ऊपर के लेयर का तो उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, फ्लो इधर अगर इधर है तो उस पर सामने की तरफ फोर्स लगेगा, मोशन को अपोज करने वाला। ओके, क्लियर। अब क्योंकि शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस होते हैं इन गैसेस, इट इज ड्यू टू शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस, एंड इन गैसेस इट इज ड्यू टू कोलिशन। ओके, इन लिक्विड्स चाहिए थे, एक्सट्रीमली सॉरी, इन लिक्विड्स it is due to short range molecular cohesive forces, and in gases it is due to collision between fast moving molecules। कारण, विस्कस फोर्स का कारण क्या है गैस लिक्विड्स में, शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस, और गैसेस में collision between fast moving molecules। okay, in both liquids and gases, as long as the relative velocity between the layers is small, the viscous drag इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो विस्कस फोर्स है ये रिलेटिव वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी रहेंगी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स रहेगा, लेकिन कब, जब तक रिलेटिव वेलोसिटी छोटी है। लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है तो टेक्स्ट बुक में दिया है, हमको याद रखना है, टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी ज्यादा मतलब टर्बुलेंट फ्लो, तो विस्कस फोर्स इंक्रीजेस रैपिडली एंड इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी but proportional to the higher powers of relative velocity। higher powers किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में। एमसीक्यू के लिए याद रखना। ओके, ये कॉन्सेप्ट सभी लिख के रख लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल लो या लैमिनार फ्लो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी, टर्बुलेंट फ्लो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर पावर्स ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। velocity gradient, the rate of change of velocity dv with distance measured from the stationary layers is known as velocity gradient। समझाता हूं, जैसे ये एक लेयर है और नीचे की ये एक फिक्स लेयर है,
ठीक है, ये जो है ये फिक्स्ड लेयर है और इनके बीच में dx है डिस्टेंस। ओके, इसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी dv है। तो उस केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट इट इज डिफाइंड एज dv by dx। ओके, याद रख लो इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट आ सकता है ऊपर वाले का मीटर पर सेकेंड, नीचे वाले का मीटर, मीटर मीटर कैंसल, तो इसका SI यूनिट हो गया सेकेंड इनवर्स। डायमेंशन जो हो गए वेलोसिटी ग्रेडियंट के m0 L0 t-1। ऐसे डायमेंशन किसके आए थे? ये डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के आए थे। तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायमेंशंस सेम होते हैं, याद रखना। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ना। न्यूटन का यह मानना है कि दो लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स है इट इज इक्वल टू माइनस इटा ए डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, ये न्यूटन्स के हिसाब से विस्कस फोर्स का वैल्यू है, वेयर ए इज एरिया ऑफ टू लेयर्स इन contact, dv by dx is velocity gradient and eta is coefficient of viscosity। ठीक है, क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद रखो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। कैसे? क्योंकि एफ वी का वैल्यू आया था माइनस इटा ए डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां से इटा का फॉर्मूला क्या हो गया? एफ वी अपॉन ए डीवी बाई डी एक्स। इसका वैल्यू 1 पकड़ो, इसका वैल्यू 1 पकड़ो। 1 मतलब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है इसलिए पर यूनिट एरिया, और ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसलिए पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। डेफिनेशन ध्यान में आया? तो हो सकता है ये आ जाए विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब क्या? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, याद रखना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, याद रखना। ओके, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेस। ओके, इसका SI यूनिट इस पे सॉल्व करोगे तो आएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और डेकापॉइस और पॉइसुली। डेकापॉइस क्यों बोला समझ में आ जाएगा। CGS यूनिट क्या आएगा? डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पॉइस। और इन दोनों में जो रिश्ता है पॉइस और पॉइसुली, दैट इज 1 पॉइसुली इज 10 पॉइस। ओके, क्लियर? 1 पॉइसुली इज 10 पॉइस। ओके, मैं एक बार यहां पे चेक कर लेता हूं, ये नोट डाउन कर लो। 1 पॉइसुली इज 10 पॉइस। ओके, ये वैल्यू याद रखना। ये रिलेशन सॉल्व करके आता है ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो ये था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। अब बात करते हैं अपन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जब भी एक स्फीयर जिसका रेडियस कितना है r, अगर v वेलोसिटी से एक फ्लूइड में गिर रहा है तो उस पे ऊपर के डायरेक्शन में जो विस्कस फोर्स लगता है स्टोक्स के हिसाब से, है ना, वो लगता है 6 पाई इटा आर वी। कितना विस्कस फोर्स लगता है? 6 पाई इटा आर वी। ओके, वेयर इटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, आर यानी स्फीयर का रेडियस है, वी यानी उसकी वेलोसिटी है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स, जितना बड़ा स्फीयर जितनी ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा विस्कस फोर्स, जितना गाढ़ा लिक्विड जितना विस्कस लिक्विड उतना ज्यादा विस्कस फोर्स। ओके, तो ये था स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ किसके लिए? सिर्फ
स्पीयर के लिए जो गिर रहा है फ्लूइडिक मीडियम, स्पीयर कंपल्सरी स्पीयर होना चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि जब एक स्पीयर आर रेडियस का फ्लूइड में गिरता है ना, तो शुरुआत में इनिशियली वेलोसिटी जीरो होने के वजह से विस्कस फोर्स नहीं लगता है, तो उस पे सिर्फ दो ही फोर्स लगते हैं, एक उसका वेट कितना W, और दूसरा बोयंट फोर्स FP। ओके, जो वेट लगता है वो लगता है mg, जिसको हम लोग लिखते हैं 4/3 पाई r क्यूब रो स्पीयर इंटू जी। मैं रो स्पीयर बोलता हूं या फिर रो भी लिख सकते हैं। रो इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ स्पीयर। मैं यहां लिख दूं क्या, कहां लिख देता हूं, कहां लिखूं, रो यहां पे डेंसिटी ऑफ स्पीयर, या हाँ स्पीयर ही बोल देंगे इसको। ठीक है, बोयंट फोर्स जो लगता है वो लगता है V इन सिग्मा जी, यानी 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा जी। सिग्मा यानी क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्लियर। अब जैसे जैसे वो गिरेगा नीचे, मैं यहां पे लिख दूं एज वेलोसिटी इंक्रीजेस FV अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, इंक्रीजेस यानी एक नया फोर्स पिक्चर में आया FV, है ना, और FV इंक्रीज हो रहे हैं एट V इज इक्वल टू VT, एट V इज इक्वल टू VT, FV प्लस FB इज इक्वल टू W, है ना, ऐसा हो जाता है। और नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0, क्योंकि पहले फोर्स सिर्फ नीचे लग रहा था, है ना, नेट फोर्स कहां लग रहा था, नीचे, W माइनस FB का लग रहा था नीचे, लेकिन जैसे ही FV आया तो ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ता चला गया, और एक वैल्यू ऐसी आई V इज इक्वल टू VT पे, जब FV इतना बढ़ गया कि ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी को अपन कौन से वेलोसिटी बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। और ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना, तो उस वक्त विस्कस फोर्स जो लगता है टर्मिनल वेलोसिटी पे 6 पाई ईटा r VT, ये स्टोक्स लॉ से अपन ने इक्वेशन लगाया, और उसका जो वैल्यू आया VT का वो आया 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। ठीक है, अब यहां से दो कंडीशन बनती है, दो कंडीशन। ठीक है, रो सिग्मा से ज्यादा है, रो सिग्मा से कम है, रो और सिग्मा ये चीज है। ठीक है, रो अगर सिग्मा से ज्यादा है तो VT की वैल्यू नीचे की तरफ रहेंगी, डाउनवर्ड्स, वो नीचे गिरेगा। ठीक है, और अगर रो कम है सिग्मा से, यानी इसकी डेंसिटी कम है, लिक्विड की फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो ऊपर जाएगा, VT वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये VT वेलोसिटी से नीचे आएगा, वैल्यू इतनी ही रहेगी। ठीक है, समझ में आया तो ये नोट डाउन कर लो। ठीक, तो इस केस में शुरुआत में वेलोसिटी याद रखो, पहले V इंक्रीजेस, पहले V इंक्रीजेस, एंड में V कांस्टेंट, ये याद रखना, पहले V इंक्रीजेस, एंड में V कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम फ्लक्स, ओके, याद रखो वॉल्यूम फ्लक्स यानी क्या, है ना, वॉल्यूम फ्लक्स यानी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल ऑफ द ट्यूब ऑफ द फ्लो, है ना, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम।
यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम फ्लक्स का? dv बाई डी टी, डी कैपिटल V बाई डी टी, या फिर A इंटू वी। ए यानी एरिया, V यानी वेलोसिटी, है ना। इसका यूनिट याद रखो SI यूनिट। जिस भी क्वांटिटी का SI यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड रहेगा क्वेश्चन में, वो तुम्हारा वॉल्यूम फ्लक्स का वैल्यू है, और उसका फॉर्मूला याद रखना A इंटू वी। ठीक है, अब बढ़ते हैं मास फ्लक्स की तरफ। मास फ्लक्स यानी मास ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ द फ्लो, ट्यूब ऑफ द फ्लो पर यूनिट टाइम। यहां पे भी वही डेफिनेशन में कमी रह गई। ओके, मास फ्लक्स इज dm by dt विच इज रो ए वी। पिछले बार A इंटू वी था, इस बार रो इंटू वी, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं मास फ्लक्स इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लक्स, और इसका SI यूनिट रहेगा kg पर सेकेंड, याद रखना। ओके, तो ये है मास फ्लक्स के बारे में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जब एक ट्यूब से, है ना, ये ट्यूब से इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। कैसा लिक्विड फ्लो हो रहा है? इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, और उसमें भी यहां का एरिया A1 है, यहां का एरिया A2 है, यहां पे वेलोसिटी V1 है, यहां पे वेलोसिटी V2 है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना। वॉल्यूम फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी जब A ज्यादा V कम, A कम V ज्यादा, याद रखना। तो यहां पे V ज्यादा, यहां पे इस सिचुएशन में A1 इज ग्रेटर देन A2, इसलिए V1 इज लेस देन V2। V1 की वैल्यू कम, V2 की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी भी ट्यूब से, ऐसा एक ट्यूब है ना, फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, सपोज ये ट्यूब का ओपनिंग है 1 और ये ट्यूब का एंडिंग है 2, इसकी हाइट h1, इसकी हाइट h2। ठीक है, यहां पे एरिया A1, यहां पे एरिया A2, यहां पे वेलोसिटी V1, यहां पे वेलोसिटी V2, यहां पे प्रेशर है P1, यहां पे प्रेशर है P2। तो इक्वेशन बर्नौलीज प्रिंसिपल जो कि बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, वो ये कहता है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, या फिर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज कांस्टेंट। ठीक है, रो और जी भी कांस्टेंट है, उससे भी हम लोग डिवाइड कर सकते, नया इक्वेशन बना सकते हैं। P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2, है ना, 2G प्लस H इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, ये भी एक फॉर्म है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। इसमें याद रखने लायक ये बात है कि इस चीज को अपन प्रेशर हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर हेड। इस चीज को वेलोसिटी हेड कहते हैं, और इस चीज को ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल हेड।
और एक चीज इसमें याद रखने लायक, अगर सेम हाइट है ना, ट्यूब इज एट सेम हाइट, ट्यूब इज एट सेम लेवल, पूरा ट्यूब एक ही लेवल पे है, तो उस केस में ये इक्वेशन बन जाता है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, याद रखना मेजॉरिटीली यही यूज होता है, इसमें H की टर्म, रो जी एच की टर्म हट जाती है। ओके क्लियर। तो यहां से हम लोग सीख सकते हैं, यहां से हम लोग एक समझ सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, वाइसा वर्सा, प्रेशर ज्यादा वेलोसिटी कम, प्रेशर कम वेलोसिटी ज्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। इतनी बातें बर्नौलीज प्रिंसिपल में याद होनी चाहिए। स्पीड ऑफ एफ्लक्स है ना, स्पीड ऑफ एफ्लक्स यानी क्या, एक ऐसा कंटेनर है ना, जिसमें H लेवल तक के ऐसा अपन ने लिक्विड भरा है, लिक्विड भरा है कैपिटल H लेवल तक के। ठीक है, और उसी लिक्विड में स्मॉल h डेप्थ पे एक गड्ढा किया है, एक गड्ढा किया जिसमें से अब पानी बाहर आएगा और पानी बाहर आके यहां गिरेगा, है ना, यहां पे आके गिर जाएगा। तो जब पानी बाहर आएगा तो उसकी एक वेलोसिटी रहेगी, ये वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, याद रखो ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स होता है √2gh, कितना होता है √2gh। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना ये जो h है ये गड्ढे से मेजर करना है, सॉरी टॉप से मेजर करना है, गड्ढे का जो डिस्टेंस है टॉप से मेजर करना है। ठीक है, बॉटम से नहीं। ओके, और जितने दूरी पे वो जाके गिरता है उसको रेंज कहते हैं। रेंज की वैल्यू होती है 2√h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जो टाइम लगता है नीचे गिरने को, यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगता है वो होता है √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई g। क्लियर, याद रहेगा। अब इसके अंदर अलग अलग केसेस है ना। पहला केस, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हम लोगों ने, और इसके साइड में दो गड्ढे किए, दो ओपनिंग्स हैं। ठीक है, दो ओपनिंग्स हैं। हाँ, लिक्विड आज भी अपन ने h हाइट का भरा। ठीक है, लेकिन इस बार जो अपन ने होल्स किए ना वो h डेप्थ ऊपर से और स्मॉल h डेप्थ नीचे से किए। सिचुएशन देखो, समझो। ओके, तो यहां से जो लिक्विड बाहर आएगा वो यहां आके गिरेगा, और यहां से जो लिक्विड बाहर आएगा वो भी यहीं आके गिरेगा। तो दोनों केस में रेंज सेम रहेगी। दोनों केस में रेंज कैसी रहेंगी, सेम। हाँ, दोनों केस में वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, कितनी रहेगी वो भी लिख लेते हैं हम लोग यहां से। यहां पे जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी √2g स्मॉल h, यहां पे जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी √2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, वेलोसिटी अलग अलग रहेगी लेकिन रेंज सेम रहेगी, टाइम अलग अलग रहेगा लेकिन रेंज सेम रहेगी। ठीक है, तीसरा और आखिरी केस जो तुमको इसमें याद रखना है वो ये है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, ऐसा एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा अपन ने। ठीक है, ऐसा अपन ने लिक्विड भर दिया ऐसा इसके अंदर।
ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए है ना, लिक्विड सॉरी अपन ने जो लिक्विड है वो कितने डेप्थ तक भरा, h डेप्थ तक लिक्विड भरा, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए कितने डेप्थ पे ये हम लोगों को गड्ढा करना है, तो ये जो डेप्थ है जिस पे अपने को गड्ढा करना है वो होना चाहिए लिक्विड का जो हाइट भरा डिवाइडेड बाय 2, हाफ, एकदम बीच में करना है। तो यहां से जो लिक्विड आएगा वो बहुत दूर जाकर गिरेगा, बहुत दूर। तो यहां पे जो रेंज रहेगी ये कैसी रहेंगी, मैक्सिमम रहेगी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए तुमको गड्ढा एग्जैक्टली बीच में करना है, ओके। तो ये हो गया स्पीड ऑफ एफ्लक्स का कंसेप्ट, सभी को समझ में आए? तो ये सभी कंसेप्ट याद रखना स्पीड ऑफ एफ्लक्स में। लास्ट, वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब एक ऐसा ट्यूब होता है जो क्या गिनता है, हमको क्या मेजर करके देता है, फ्लो स्पीड, फ्लो रेट, फ्लक्स, वॉल्यूम फ्लक्स गिन के देता है हमको। फ्लो रेट यानी क्या, वॉल्यूम फ्लक्स, ओके। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, ओके। वेंचुरी ट्यूब का फॉर्मूला ये इस प्रकार का वेंचुरी ट्यूब होता है, ठीक है। अब वेंचुरी ट्यूब में इस तरीके से है ना, अब सपोज यहां से लिक्विड फ्लो हो रहा है ऐसा, इसमें ना ये लिक्विड के डंडियां बनाते बनाते ही ना परेशान हो जाता है इंसान। अब यहां पे एरिया ज्यादा है, इस जगह में एरिया जो है A1 है, इस जगह में एरिया A2 है, यहां वेलोसिटी V1 है, यहां वेलोसिटी V2 है, यहां प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2 है। अब A1 ग्रेटर देन A2 तो V1 लेस देन V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से V1 लेस देन V2 इसलिए P1 ग्रेटर देन P2, यहां पे प्रेशर ज्यादा, यहां पे प्रेशर कम, बर्नौलीज थ्योरम से अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो इसीलिए यहां पे लिक्विड ऊंचे लेवल तक रहेगा और यहां पे लिक्विड कम लेवल तक रहेगा। तो ये लिक्विड में जो लेवल का डिफरेंस रहेगा ये अपन मेजर करेंगे H, ये मेजर करेंगे H, है ना। और फिर वहां से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे मैं तुमको समझा देता हूं। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पहले बर्नौलीज थ्योरम से, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। लेकिन P1 माइनस P2 जो है वो है H रो L G, दैट इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला याद रखो। और दूसरा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये दूसरा फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। ये दो फॉर्मूले अगर यूज करोगे तो यहां पे हम लोग V1 V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार V1 V2 का वैल्यू आ गया तो वॉल्यूम फ्लक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो रेट, वो एक तो A1 V1 से निकालो नहीं तो A2 V2 से निकालो, वैल्यू सेम आएगी, ओके। वैल्यू कैसी आएगी, सेम, क्लियर। और वो वैल्यू कितनी आएगी, है ना, वो वैल्यू भी लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम फ्लक्स रेट है ना, वो आएगी A1 A2 रूट 2 रो L G H अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। नोट डाउन करके रख लो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, सॉरी, वेंचुरी ट्यूब, एक्सट्रीमली सॉरी, वेंचुरी ट्यूब का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक, क्लियर। अब आते हैं अपन लास्ट टॉपिक पे, विच इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट, सिर्फ हमको उसके नाम याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट आ सकता है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है या फिर ये एप्लीकेशन कौन से थ्योरम पे बेस्ड है। तो लिफ्टिंग अप ऑफ एन एयरप्लेन, दूसरा ऑटोमाइजर, ये अपने सब टेक्स्ट बुक के हैं, और तीसरा ब्लोइंग अप ऑफ रूफ, है ना, जो घर के छत उड़ जाते हैं वो किसकी वजह से उड़ते हैं, बर्नौलीज थ्योरम की वजह से, ओके, बर्नौलीज थ्योरम की वजह से उड़ जाते हैं।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के। तो इसके अंदर सारे सिनॉप्सिस, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पीवाईक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट थे और सारे फॉर्मूलेज मैंने कवर किए। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और सिनॉप्सिस कंप्लीट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।